मुझे तो लगता है कि पहले तो आप लोगों को शायद तालियां बजा लेनी चाहिए कि उन्होंने हिम्मत की और वो यहाँ पर आए और आप लोगों के मनोरंजन की उन्होंने कोशिश की, जिसपे वो काफी हद तक सफल भी साबित हुए। इस सेशन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हम कुछ और डॉक्टर्स के साथ भी बातें करेंगे, उनके विचार क्या हैं उन तक भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। लखन पाटीदार जी हमारे साथ, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट और गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की यहाँ पर वो काम करती हैं। डॉक्टर देवेश बाथम जी मेट्रो सिटी हॉस्पिटल भोपाल में सेवाएं देते हैं, और डॉक्टर मनन गोकिया जी जो कि छिंदवाड़ा में जीएस हैं। मैं तीनों को बड़ी सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो तीनों आए मंच पर और इस सेशन में वो हिस्सा लें, और इस सेशन को हम उनके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं तीनों से गुजारिश करना चाहूंगी कि लखन पाटीदार जी भी हमारे साथ आए, देवेश बाथम जी भी हमारे साथ मंच पर आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। मनन गोकिया जी भी हमारे साथ मंच पर आगे आए, और ताकि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां हैं उनके साथ साथ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कोशिश की गई है, नए आयाम गढ़े गए हैं। मध्य प्रदेश होने के नाते यहाँ पर एम्स जैसा एक मेडिकल कॉलेज खुल जाना, या फिर तमाम ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम या फिर नए ऐसे प्रयासों की हम लगातार बात कर रहे हैं। सर प्लीज आप मंच पर आइए और ज्वाइन कीजिए हमें, और इस सत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार वो डॉक्टर्स और वो चिकित्सक और वो समाज सेवी जुड़ रहे हैं जो लगातार इस मेडिकल के क्षेत्र में, और क्योंकि मेडिकली स्पीकिंग जो हमारा कार्यक्रम है वो इसी पर बेस्ड है, हम लगातार उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो हम इस सेशन को आगे बढ़ा लेते हैं, और मेरे सहयोगी एहतियाब शेख भी मौजूद हैं, और शुरुआत में एहतियाब जी आप ही के साथ चाहूंगी कि सत्र की जाए। मनीषा जी, इस सत्र को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर फोकस ये किया जाता है कि साहब शहरों में कैसा स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल बेल्ट है उस ट्राइबल बेल्ट में क्या हालात हैं, वहां की स्थिति कैसी है। क्योंकि जब आदिवासियों की बात की जाती है तो अमूमन ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते। हालांकि आज सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि पूरी तरीके से, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन कहा जाए, चाहे डॉक्टर मोहन यादव का विजन कहा जाए, वो विजन इस बात पर है कि ट्राइबल्स जो है दे शुड गेट व्हाट दे डिजर्व, और उनको वो मिले, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरे साथ में इस वक्त डॉक्टर लखन पाटीदार जी हैं। क्योंकि ट्राइबल बेल्ट की बात करूंगा, हालांकि वो मेडिकल कॉलेज गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से हैं, लेकिन फिर भी उस ट्राइबल बेल्ट का जो हालात हैं उस बारे में उनका नजरिया समझेंगे, उसके हालात समझेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर देवेश बाथम भी है जो कि मेट्रो सिटी हॉस्पिटल भोपाल से हैं। हालांकि ये दोनों भोपाल में हैं, लेकिन शायद हम जिस नब्ज को समझना चाहते हैं वो नब्ज हम सबसे पहले समझना चाहेंगे कि उस ट्राइबल बेल्ट में चिकित्सा की स्थिति कैसी है। और पाटीदार साहब, मैं आप ही से ये समझना चाहूंगा कि ट्राइबल बेल्ट में, चाहे हम हमारा बड़वानी का बेल्ट ले ले, धार का बेल्ट ले ले, उस जगह पर उन इलाकों में किस तरह की चिकित्सा सुविधाएं हैं, क्या सचमुच में उनका कुछ भला हो पा रहा है? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं चूंकि निवासी बड़वानी का हूं, मैं भी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में ऑब्स गायनी में कार्यरत हूं। मैंने 2016 में एज अ मेडिकल ऑफिसर बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में जिला अस्पताल में ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने तब के हाल और अब के हाल में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। अभी तक पहले ऐसा होता था कि कुछ सरकार सुविधाएं और लोगों को जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि सोशल मीडिया और विगत 5-6 साल में ज़्यादा लोगों को जानकारी इसके माध्यम से मिलने लग गई है। और चूंकि आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ लोगों को अब ज़्यादा मिलने लग गया है, क्योंकि लोगों को बीमारी की जानकारी, आयुष्मान योजना के बारे में जानकारी पहले से ज़्यादा अब बेहतर मालूम पड़ रही है। तो जब मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर कभी 5 से 6 साल मैंने काम किया है, वहाँ पे लोगों को परेशानी का सामना बिल्कुल करना पड़ रहा था। लेकिन अब चूंकि सरकार द्वारा प्राइवेटाइजेशन और सब चीज़ों की सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बढ़ाई गई है, और सब हेल्थ सेंटर पे उन्होंने सीएचओ को पोस्ट किया है। चूँकि गांव के जो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएससी पे जो दूरी ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम पहले नहीं हो पाता किसी के पास, तो वो जा नहीं पाते थे अपने इलाज के लिए। तो अब उन्होंने अपने सब हेल्थ सेंटर पे सीएचओ को पोस्ट किया है, चूँकि लोगों को या गर्भवती महिलाओं को आसानी से अपने
बीमारी की जांच के लिए सुविधा मिल सके। पाटीदार साहब, मैं सिर्फ इतना आपसे एक ही सवाल, बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आप गायनिक भी हैं और उसी इलाके में ये कहा जाए कि जहां हम आदिवासी बेल्ट को कहते हैं, वहां की महिलाओं को भी बड़ी दिक्कतें रहती हैं। दिक्कतें इस बात की हो जाती हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी या प्रेगनेंसी के टाइम उन लोगों के पास में वो ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं। क्या लग रहा है कि अब आप लोगों ने वाकई में इस चीज़ को पार पा लिया है? धीरे धीरे ये चीज़ व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से चालू स्टार्ट हो गई है। लोगों को पहले एम्बुलेंस जैसे 108 पे भी जननी सुरक्षा योजना की जो स्कीम चल रही है और 108 जननी गाड़ी जो रहती है एम्बुलेंस गाड़ी, वो अब लोग इसके बारे में जागरूक हो गए। एक्चुअली पहले लोग 108 लगा नहीं पाते थे, आज उनके पास मोबाइल से तो 108 के जरिए जननी जो गाड़ी रहती है उसको बुला लेते हैं। सुविधा लोगों को, पेशेंट सही टाइम पे सही उसमें हॉस्पिटल पहुंच जाता है, समय मिल जाता है। अच्छा, मैं लखन जी का रुख कर लेती हूँ। लखन जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में आप लोग लगातार नए आयाम कर रहे हैं। हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो मरीजों में और खासतौर पर युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज वो करते हैं, रूटीन तौर पर जिम भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो हार्ट अटैक है वो लगातार लोगों में इस तरीके से उनकी शिकायतें मिलती हैं और हार्ट अटैक के जो मामले वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसका कारण आप क्या मानते हैं? और एक्सरसाइज करने के बावजूद या रूटीन में रहने के बावजूद भी और युवाओं में कितना किस तरफ इशारा कर रहा है कि युवाओं में अगर हार्ट अटैक हो रहा है, तो क्या समझ रहे हैं आप इससे? पहले सबको मेरा नमस्कार। एक बहुत बड़ा कारण इसमें तो यही है कि एक तो पुअर लाइफस्टाइल, मुख्य कारण तो पुअर लाइफस्टाइल। ये एट द सेम टाइम अभी क्या है कि बहुत जल्दी ये डायग्नोज होने लगे। पहले इनका कारण पता नहीं चल पाता था कि क्यों हुआ, ये आकस्मिक मृत्यु की तरह बस एक रह जाता था, लेकिन अभी ये अच्छे से डायग्नोज होने लगी है। तो इसका कारण हमें पता लगा कि इसका कारण हृदयाघात या हार्ट अटैक या उसकी वजह से हो रहा है। एट द सेम टाइम अभी जो लाइफस्टाइल के साथ साथ में जो एक्सरसाइज के लिए जो मल्टीपल सप्लीमेंट्स वगैरह भी जो आने लगे हैं, उनके भी इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, और मेन मुख्य कारण इसका पुअर लाइफस्टाइल है। अच्छा, क्योंकि लोग एक्सरसाइज भी जा रहे हैं, हम जैसे जनरेशन्स हैं, हम दफ्तर में बैठते हैं 9-10 घंटे हमें बैठना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी हम थोड़ा बहुत समय, आजकल युवा पीढ़ी इसको लेकर जागरूक है। मेरा कुल मिलाकर मतलब ये है कि लोग जागरूक हैं, लेकिन क्या वजह है कि लोग उतने फिट नहीं है? मतलब आप समझ रहे हैं कि जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन अंदर से फिट नहीं है। क्या ये सप्लीमेंट्स का एक नुकसान हो सकता है या ओवर एक्सरसाइज? देखिए, फिटनेस क्या है कि सिर्फ एक्सरसाइज ही फिटनेस नहीं है। फिटनेस इज लाइक प्रॉपर लाइफस्टाइल का बैलेंस है, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, रूटीन होना चाहिए, आपका वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, मेंटल हेल्थ प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बैलेंस होने के बाद ही एक मेरे ख्याल से फिटनेस को हम एक डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ फिटनेस। मनीषा, आई थिंक डॉक्टर साहब वैसे ही अपने आप में काफी फिट नजर आ रहे हैं, लगता है कि एक्सरसाइज अच्छी करते हैं, लेकिन क्या है जी, या मैं मनीषा के ही जो सवाल है उसी को आगे बढ़ाता हूँ। अच्छी बॉडी बनाने के लिए आजकल के युवा स्टेरॉइड्स हुए, ड्रग्स हुए, इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं और उसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। What exactly is the formula? फॉर्मूला क्या है कि आप इन चीजों से बच जाए लेकिन फिर भी एक अच्छी सेहत और एक अच्छी बॉडी आपकी तरह बना पाए? देखिए, स्टेरॉइड कभी भी, मतलब डॉक्टर तो रिकमेंड नहीं करता है कि किसी भी फिटनेस के लिए, ये वर्क परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए एक तरह से ड्रग्स ही है कि Absolutely. जिसको वो वर्क परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए, और ये बैंड ही है एक तरह सर, से, banned ही है। प्रोटीन पाउडर, वो सारी चीजें, इतने सप्लीमेंट्स, ये सारी कहानियां युवाओं को ये कहा जाए सब कि कुछ कहीं ना कहीं आजकल आकर्षित, मतलब उसके लिए क्या है कि सभी को सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। क्या है कि एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी के साथ ही आई थिंक एक बेटर हेल्थ अचीव की जाए। सब बहुत सारे जिम वाले भी डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि साहब ये ले लो, यूल बी गेटिंग बेटर, आपको अच्छा हो जाएगा। बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्हें नहीं समझ आता, वो उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो आपका जो एडवाइस होना चाहिए, मेरे जितने दर्शक देख रहे हैं सर, डेफिनेटली उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी कि उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और जिन्हें कहते हैं ना नीम हकीम से हम कैसे बच ले। देखिए, कमर्शियल बेनिफिट या फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए ये एडवाइस तो करते ही हैं, मतलब काफी सारे ट्रेनर वगैरह, लेकिन अगर आप देखा जाए तो मतलब
इंडिया में तो मेन जो पहले तो जिम नहीं हुआ करते थे, तो अखाड़ा और व्यायामशालाएं हुआ करती थी, तो वहां पर हमेशा एक बेसिक नियम के हिसाब से ही लोगों को एडवाइस किया जाता था और चीज़ें प्रमोट की जाती थी। लेकिन वही अगेन आज की जो जनरेशन है उन्हें सारी चीज़ें शॉर्टकट में चाहिए होती हैं। जो आइडियलाइज करते हैं वो उन्हीं लोगों को आइडियलाइज करते हैं जिन्होंने शायद से कुछ 6 महीने पहले कुछ और थे और आज कुछ और हैं, तो वो उतने ही शॉर्टकट में उन्हें चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा तो पाटीदार जी, क्योंकि पहले रूटीन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी उतना ही रहा करता था। सुबह सवेरे उठते थे या फिर उठते थे, दौड़ लगाते थे, महिलाएं बहुत जल्दी उठती थी, बहुत फिट भी रहती थी। आज भी वही लाइफस्टाइल है हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी टीबी जैसे मरीज वहां पर मिल रहे हैं, वहां पर डायबिटीज वाले मरीज मिल रहे हैं, वहां पर शुगर वाले मरीज मिल रहे हैं। इसका क्या मुख्य वजह आप मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? चूंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ, मैं इस चीज को जानता हूँ। पहले जो खेत में उपज होती थी वो ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक तरीके से होती थी। आजकल केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्ट, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। चूंकि किसान हर तरीके से, यदि वो ऑर्गेनिक खेती करता है तो उसको उत्पादन उतना नहीं मिलता जितना पेस्टिसाइड यूज करने से मिलता है। और उत्पादन यदि उसको, और आज खर्च, खेती पे खर्च ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड यूज करता है। उसका असर हमारी हेल्थ पे। अच्छा, हॉस्पिटल्स में आजकल आधुनिकताएं बहुत ज़्यादा हैं। हम देख रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज सामने आती हैं, नई नई ऐसी मशीनरीज हैं जिनका शायद हमने कभी बियॉन्ड इमेजिनेशन होती हैं, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि क्या इतनी आसान तरीके से किसी चीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है, किसी बीमारी को स्कैन किया जा सकता है। इसके फायदे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ नुकसान भी रहे होंगे। क्या फायदे मशीनरीज के या आधुनिकता के, और क्या इसके नुकसान? एक पहले ये चीजें होती कि आज आधुनिकता के नुकसान जो, चूंकि ये है कि ओवर डायग्नोस कोई चीज हो जाती है, जो चीज मिनिमल रेंज, जिसको मिनिमल डिजीज बोलते हैं, वो उसको ओवर डायग्नोस होके वो टेक्नोलॉजी में हमें उसको ओवर डायग्नोस करके मरीज का मतलब सही वे में ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। और चूंकि टेक्नोलॉजी है तो उसके एरर्स तो होते ही होते हैं। पहले क्लिनिकली डॉक्टर्स भी पेशेंट को डायग्नोस कर पाता था, लेकिन आजकल ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है और डिजीज के सिम्टम्स, डिजीज इतनी बढ़ गई है क्योंकि डॉक्टर क्लिनिकली डायग्नोस नहीं कर पाता है, तो उसे इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। मनीषा, ये सेशन ऐसा नहीं हो गया कि एक बात कर रहा है सेहत की, दूसरा बात कर रहा है खाने की। ठीक है, आप खाने के बारे में बात करते जाइए। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछ लेता हूँ क्योंकि वो खाने से रिलेटेड ही है। डॉक्टर साहब, नॉर्मली ऐसा होता है, आपने देसी का जिक्र किया था कि देसी वर्जिश होती थी, देसी अखाड़े होते थे, एथलीट्स उस तरीके से तैयार होते थे, लेकिन जो खान पान की बात होती थी कहते थे कि साहब घी खाइए। अब डॉक्टरों ने ये डरा दिया कि साहब घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। ये इससे कैसे बाहर निकले? हम इधर जाएं या उधर जाएं, ये समझाइए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्लेरिफाइड बटर या घी जो है काफ़ी हद तक रिकमेंडेड है बेसिकली, और इवन ऑयल्स के भी कई सारे फॉर्म है। तो न्यूट्रिशन अपने आप में एक बहुत, डाइट एंड न्यूट्रिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके बारे में क्या है कि एक प्रॉपर एजुकेशन होना इम्पोर्टेंट है। और ये इसको बिल्कुल नहीं नकार सकते कि घी खाना या घी, एक्चुअली क्या है कि ये मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हो रही है। अभी क्या है कि उसमें इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन, जिसको मिलावट बोलते हैं, तो वो मिलावटी घी और घी में बहुत अंतर है। सर, एक क्यूरियोसिटी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, चूंकि फिजिक की बात की जा रही है, हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक क्यूरियोसिटी ये हो जाती है, हर इंसान का जिस्म अलग है, हर इंसान की तासीर अलग है, हर इंसान को अच्छा दिखना है और अच्छा बनना है या अच्छी एक्सरसाइज करनी है। आजकल तो फैशन हो गया 4 पैक 6 पैक का, उसी तरफ जाने लग जाते हैं। किसके लिए कौन सी चीज मुफीद है, कौन सी चीज बेहतर होगी, इसको आप किस तरीके से एनालाइज कर पाएंगे सो दैट बीइंग अ डॉक्टर आप उनको ये समझा सके कि साहब ये चीज आपके लिए बेहतर है, दिस इज बेटर फॉर यू, दिस इज बैड फॉर यू। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो उसमें होता ये है कि हर बॉडी की डिमांड अलग होती है, और जो स्पेशली जो ट्रेनर्स होते हैं, जिम में जो ट्रेनर होते हैं, वही आपको बता सकते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आपको पहले वेट पे जाना चाहिए या पहले आपको डाइट पे जाना चाहिए, या उन दोनों को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए। तो आई थिंक इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनर के साथ जाना इम्पोर्टेंट है।
ट्रेनर्स पे भरोसा किया जा सकता है यानी किया जा सकता है, बिल्कुल। किया जा सकता है इफ इन केस दे आर सर्टिफाइड एंड दे आर क्वालिफाइड। right, सर ट्राइबल्स की हम बात कर रहे थे, हम आदिवासियों की बात कर रहे थे। आदिवासियों के क्षेत्र के अंदर हमने देखा कि तमाम तरह की ऐसी बीमारियां जिन्हें हम आम तौर के ऊपर आज के तारीख में मानते हैं कि छोटी बीमारियां हैं, लेकिन उसके बाद भी मोर्टेलिटी रेट अगर हम देखते हैं तो मोर्टेलिटी रेट वहां से ज्यादा नजर आने लग जाता है। तो ये फैक्टर्स को आप किस तरीके से ओवरकम करते हैं? चूंकि आप खुद ये कहा जाए कि एक ट्राइबल बेल्ट में रहे हैं तो आपने भी मरीज देखे होंगे, डेंगू से कई सारे मरीजों की मौत होते देखते हैं, जबकि एक साधारण सी बीमारी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है कि जब मरीज और डॉक्टर के बीच में कम्युनिकेशन, काउंसलिंग जो होती है, तो इसको बेहतर करने के लिए हमें हमारे पास मरीज हमारे डॉक्टर के पास आए, इसकी बजाय डॉक्टर मरीज के पास जाए। क्यों? चूंकि पहले क्या होता था, डॉक्टर मरीज के पास कहाँ पहुंच पाता है? पेरीफेरी में ऐसा होता है, पेरीफेरी में हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जैसे अभी मैंने बोला था सीएचओ को पोस्ट किया गया है जी। तो पहले आंगनवाड़ी एएनएम जो होती थी, आशा होती थी जी। और आंगनवाड़ी एएनएम और आशा होती थी। अभी बाद में सब हेल्थ सेंटर पे सीएचओ को पोस्ट किया गया है। तो चूंकि सीएचओ के पास जो पेशेंट जाता है वो डायग्नोज होके टेली कम्युनिकेशन अभी स्टार्ट हुआ है, जो टेली कम्युनिकेशन सीएचओ मेडिकल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। सर इसको साधारण भाषा में समझा दीजिए, क्योंकि मेरे दर्शक वाकई में ये समझना चाहेंगे और इस चीज को उनके फायदे की चीज होगी। साधारण भाषा में समझाइए कि वो किस तरीके से वो प्रोसेस को फॉलो करे। जैसे गांव में एक सब हेल्थ सेंटर होता है जी, उसके बाद एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, पीएससी होता है, देन सीएससी होता है, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जी। गांव लेवल पे सब हेल्थ सेंटर होता है। चूंकि वहां पे सीएचओ पोस्ट अभी की गई है, पहले मेडिकल ऑफिसर ये कुछ नहीं होता था, अभी सीएचओ एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट किया गया है। तो वहां पे जो भी पेशेंट जो भी अपनी प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू रहता है वो लेके आता है। सीएचओ को पर्टिकुलर गवर्नमेंट द्वारा ट्रेनिंग दी गई है, नॉर्मली जो भी बेसिक्स जो भी एलिमेंट्स होते हैं जिसमें वो ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट द्वारा एक लिस्ट प्रोवाइड या ड्रग के लिए वो बोला गया है कि आप ये ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो वो ट्रीट कर सकते हैं वो ट्रीट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से सीएमएचओ द्वारा उन्हें एक टेलीकम्युनिकेशन की कुल जमा कहानी डॉक्टर साहब मुझे ये समझ में आई कि प्रोसेस फॉलो करेंगे तो और आपको मुझे मिल तो लगता जाएंगे। है- आप दोनों मेहमान मुझे मेरे लगता है साथ में कि जुड़े, बहुत थोड़ा सा healthy वक्त session हो गया जी, है ये। सेशन बहुत healthy बातों हेल्दी हो का गया हो था, गया। लेकिन मनीषा थोड़ा सा वक्त का तकाजा है तो हमें इस सेशन को एंड करना पड़ेगा। लेकिन आप दोनों से मेरे ख्याल में युवाओं ने भी कहीं ना कहीं प्रेरणा ली, और वहीं हमारे ट्राइबल बेल्ट में भी जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जानकारी हुई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपने मंच साझा किया उसके लिए। और क्या खान पान पर विश्वास करके आपको किसकी माननी चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आज की तारीख में युवाओं के लिए हो जाता है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से कोई तंदुरुस्त रह सकता है, लेकिन एक्सरसाइज करने वाले सबसे ज़्यादा आज की तारीख में तंदुरुस्त नहीं है। उसका क्या कारण रहा वो हम सब ने आपके माध्यम से जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपको किताब ज़रूर भेंट करना चाहती हूँ।